वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी संभव सीरीज में। आप सभी लोगों ने संभव में कई सारे सब्जेक्ट्स को एक एक करके पढ़ा है और अब समय आ चुका है कि हिस्ट्री में शुरुआत की जाए मॉडर्न इंडिया की। सो इन दिस सेशन ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री with the help of spectrum with the part of your संभव सीरीज। तो संभव सीरीज में जो बातचीत होगी वो मॉडर्न इंडिया के बारे में होगी और जो सोर्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो स्पेक्ट्रम होगा और स्पेक्ट्रम को हम ग्रेजुअली चैप्टर वाइज कवर करते चले जाएंगे। हो सकता है कि किसी एक चैप्टर में एक से ज्यादा लेक्चर या एक लेक्चर में एक से ज्यादा चैप्टर्स कवर हो जाएं, डिपेंड्स कि वो चैप्टर कितना बड़ा है और कितने ज्यादा समय की रिक्वायरमेंट उस टॉपिक के लिए है। तो यहां पर अब हम लोग जब शुरुआत संभव सीरीज की कर रहे हैं तो संभव के बारे में आई होप कि आपको फंडामेंटल्स पता होंगे। यहां पर हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जहां पर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की ओर से जो भी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो आपके सामने प्रेजेंट होकर एक एक सब्जेक्ट्स को बहुत इत्मीनान से और बढ़िया तरीके से कवर करवा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि संभव में जो हमारी बातचीत होने वाली है दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम। मतलब जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो हम स्पेक्ट्रम की हेल्प से पढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रम को काइंड ऑफ समराइज कर दिया जाएगा, उसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं हम उन्हें यहाँ पे समझेंगे, जानेंगे और वो पार्ट होगा। आज का जो आपका ये सेशन है दैट इज एन ओरिएंटेशन सेशन। In orientation session we will try to understand what exactly history is, how it needed to be approached, what are the trends of the questions those are being asked in recent years, the trend in prelims, the trend in mains, what should be your approach, what will be my teaching and how it's going to help you in your prelims as well as in your mains examination. Parallelly, I will try to give you a grand overview of the subject where you would be able to understand the modern Indian history. In this holistic understanding, we will be much confident and capable कि आप आने वाले समय में इसे कैसे अप्रोच करें। ये सारी बातें हम आज के इस सेशन में करेंगे। So, when we are going to discuss about the modern Indian history, this is the book of spectrum that we are going to approach. और जब हम स्पेक्ट्रम की इस किताब को अप्रोच करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बिगिनिंग होने वाली है that will not be with unit 1. Rather we will be starting with unit 2. क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, अभी हमारी इस पर बातचीत होगी। लेकिन उस बातचीत पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग क्या बातचीत इन जनरल करने वाले हैं। Since it's an orientation session, so in this orientation session हम हिस्ट्री के सभी फंडामेंटल्स कैटर करेंगे और आप हिस्ट्री को समझेंगे। So first of all we will understand what exactly history is. You may know, you may not know. चलिए अभी के लिए I will just assume that you know nothing because of course आप सभी लोगों ने NCERT पढ़ी होगी, मे बी आपने इसके पहले हिस्ट्री भी पढ़ी हो, मे बी ना पढ़ी हो। तो मैं इन सभी जो कश्मकश हैं से बाहर निकलते हुए I will just assume that you know nothing. आपको कुछ भी नहीं पता और मैं यही अज्यूम करके आपको पढ़ाऊंगा। जिन्होंने पहले से पढ़ा समझा जाना हुआ है उनके लिए आसानी होगी, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ है उनके लिए सब कुछ फ्रेशन अप होगा। सो first of all we'll try to understand what exactly history is. After understanding the essence of history we'll try to understand this syllabus, because without understanding syllabus you will not know what you need to study, what you need not to study. So syllabus must be known to you. We'll understand about this syllabus. After understanding syllabus we'll try to have a trend analysis. Trend analysis will in general depict what kind of questions are being asked and what is their nature, what is their character, what is their frequency. All these elements you will be able to understand when we will try to understand the trend analysis. Parallelly we'll try to understand certain guidelines and approaches. क्या मेरी ओर से आपको गाइडलाइंस हैं जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और आपके अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए। तब मैं आपको थोड़ा सा पीवाईक्यूज का ग्लिम्स दिखाऊंगा ताकि आप समझें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और फिर हम हिस्ट्री का एक ग्रैंड ओवरव्यू लेंगे। ग्रैंड ओवरव्यू मतलब हिस्ट्री को बिट्स एंड पीसेस में तो हम टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को अगर एक बार पूरा का पूरा देख लिया जाए तो फिर उसे समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, इन सभी एलिमेंट्स पर हम जाने वाले हैं और हम हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग अहेड वी हैव अ वेरी बेसिक ड्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली हिस्ट्री इज।
तो चलिए आपके इस ओरिएंटेशन सेशन की शुरुआत करते हुए हम सबसे बेसिक क्वेश्चन को यहां पर एड्रेस करते हैं, और वो ये है कि हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री? आप में से बहुत सारे लोगों को इस सवाल का जवाब बिल्कुल से पता होगा और आपके दिमाग में इसका जवाब आ भी गया होगा, एंड आई वॉन्ट दैट आंसर फ्रॉम यू। एग्जैक्टली अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, बट चलिए इसे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करते हुए लेट मी टेल यू, आपने जो कुछ भी पास्ट में इंसिडेंट्स विटनेस किए हैं, नहीं किए हैं, जो हुए हैं, वो सभी आपके हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री पास्ट के इवेंट्स, इंसिडेंट्स और स्टोरीज हैं। लेकिन पास्ट के किसी भी इंसिडेंट, इवेंट या किसी भी नैरेटिव को हम हिस्ट्री नहीं बुला सकते। हिस्ट्री एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है जिसमें आप पास्ट के इवेंट और इंसिडेंट्स को पढ़ते हैं। और जब आप पास्ट के इवेंट्स और इंसिडेंट्स को पढ़ते हैं तो जरूरी होता है कि उन्हें अरेंज किया जाए सिस्टमैटिकली और क्रोनोलॉजिकली। तो history is study of past, but it is not merely a fragmented or abstract study of past. Rather, it is a systematic and chronological study of past where you will try to understand the essence of events and incidents. So, what I will say, history is systematic. History is systematic study of past. As I told you, it is not just study of past, it is systematic study of past. When history is systematic study of past, we must understand a bit more things as well. What we try to understand in history. History is systematic study of past, but it is study of human being. It is systematic study of past, which may also include chronology, जिसमें एक certain chronology होती है. And you must also understand it is about human beings. It is about human being. When I say it is about human being, what do I mean? We don't understand history of horses or history of dogs or the elephants or the cats. We understand history of human being. Of course, history of dogs and horses are also part of history of human being, since this earth has been dominated by humans. So, history is study of human beings. तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम डॉग्स या एलिफेंट्स की हिस्ट्री नहीं पढ़ते, रैदर हम ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री इज अबाउट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट. इट मे ऑल्सो इंक्लूड क्रोनोलॉजी, मे नॉट इंक्लूड क्रोनोलॉजी. इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, बट इट्स अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ इट. नाउ इट्स अबाउट ह्यूमन बीइंग. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? हिस्ट्री डिपिक्ट इवोल्यूशन. Evolution of various aspect of human life. Various aspect of human life. ह्यूमन लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट को ये हिस्ट्री कवर करती है. वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. और इवोल्यूशन, लाइक इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स, evolution of economy, evolution of culture, evolution of traditions, evolution of religion, evolution of technology, evolution of technology, etc. ये सब कुछ ह्यूमन एवोल्यूशन का पार्ट है. ये सब कुछ हिस्ट्री में धीमे धीमे इवॉल्व हुए हैं, और अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री को पढ़ना और समझना होता है पैरेलली. Here we also understand kingship, wars,
treaties, etc. हम ये सारी चीजें भी यहीं पर समझते और जानते हैं। इन सारी चीजों के बारे में भी जो हमें जानकारी मिलती है वो यहीं से मिलती है। तो ये तो मैंने हिस्ट्री का एक एसेंस बताया, एक बेसिक मीनिंग बताई। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? वी ऑल नो द नेम एंड द नेम हैज बीन इन योर माइंड। तो आपके दिमाग में नाम आ चुका है, हेरोडोटस। हेरोडोटस इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। Father of history, Herodotus. So, Herodotus is considered as father of history. So, when we say Herodotus, अच्छी बात आपके लिए ये है कि हेरोडोटस ने कोई भी सिस्टमैटिक डेफिनेशन हिस्ट्री की नहीं दी है, और नहीं तो फिर आपको वो डेफिनेशन रटनी पड़ती। तो इसीलिए आप इन जनरल अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री की ले लेते हैं। After understanding history, we have a very basic question: why do we study history? क्यों पढ़ते हैं आखिर हम इसे? यूपीएससी के सिलेबस में, यूपीएससी की प्रिपरेशन में आखिर हिस्ट्री का क्या काम है? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आंसर करते हैं। Why do we study history? Why do we study history? हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं? इस सवाल के कई सारे जवाब हो सकते हैं, और उनमें से कई सारे जवाब आपके मन में आ भी गए होंगे, बट देयर इज अ वेरी सिंपल आंसर फॉर दिस। यूपीएससी के सिलेबस में दिया है ये, ऑफ कोर्स ये यूपीएससी के सिलेबस में है। बिलीव मी, अगर ये यूपीएससी के सिलेबस में नहीं होता तो ये कितना ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों ना हो, मैं इसे आंख उठाकर भी नहीं देखता। इट इज इन यूपीएससी सीएसई सिलेबस। ये यूपीएससी सीएसई के सिलेबस में है, और यही मेरी सबसे बड़ी दुविधा है कि मुझे इसे पढ़ना होगा, नहीं तो मैं इसे बिल्कुल नहीं पढ़ता। So this is the most important reason of studying history as far as your this preparation is concerned. Secondly, it tells us about the evolution. Tells us about the evolution of humans. Evolution of humans मतलब आज हम जो कुछ भी हैं, हम वो कहां से आए हैं, आज हम जो भी हैं वो हम कैसे बने हैं। ये चीज तो देखो हमें यहीं से पता चलती है। देखो यहीं से हमें पता चलता है कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन कैसे इवॉल्व हुआ है। पैरेलली आप जो कुछ भी इंसिडेंट्स आज विटनेस कर रहे हैं वो पास्ट में कभी न कभी किसी न किसी ने तो विटनेस किए हैं ना। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता यू आर फेसिंग समथिंग वेरी न्यू, वेरी यूनिक। इट इज नॉट द केस। Whatever you are facing today has been faced by someone in the past. So you can also learn from those people who have committed same kind of mistakes that in a situation that you're facing today. So after understanding their situation, their mistakes, you can take better decisions. So through the history, you can understand, you can learn from the past. We can learn from the past. We can learn from the past. हम पास्ट से सीख सकते हैं। We can learn from the past. When I say we can learn from the past, what do I mean? जैसे कि मैंने कहा कि जो कुछ सिचुएशन आज आप फेस कर रहे हैं हैज बीन फेस्ड बाय समवन इन द पास्ट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द नेपोलियन बोनापार्ट हु रूल्ड इन फ्रांस, एंड ही हैज बीन क्रेडिटेड टू बी अ वेरी ग्लोरियस लीडर हु वाज एवर इन द फ्रांस, who won over the continental Europe and established a great empire. तो नेपोलियन बोनापार्ट वो जब लगभग पूरे यूरोप को जीत लेता है तो उसके मन में एक ही सवाल होता है कि पूरा यूरोप तो जीत लिया, लेकिन अगर रशिया नहीं जीता तो क्या जीता। उसके मन में जो एम्बिशन था वो ये था कि वो रशिया को जीते, रशियन एम्पायर को हराए, रशियन जार को हराए और कब्जा कर ले मॉस्को के ऊपर। और मॉस्को के ऊपर अपनी इस विक्ट्री को एसर्टेन करने के लिए वो एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करता है, और वो आर्मी लगभग 6 लाख सोल्जर्स की थी। 6 लाख सोल्जर्स की एक आर्मी लेकर नेपोलियन रूस की ओर निकल देता है। एम था मॉस्को के ऊपर कब्जा।
मॉस्को के ऊपर कब्जा करना था और वो उस कब्जे के लिए आगे बढ़ा। बहुत अच्छी बात है। अब जब आप इतनी बड़ी आर्मी लेकर निकलते हैं तो इतनी बड़ी आर्मी के लिए यू कैन नॉट कैरी ऑल दी सप्लाईज विद यू। आप सारी सप्लाईज तो अपने साथ लेके नहीं जा सकते। तो यू आर डिपेंडेंट ऑन द सप्लाईज दैट यू विल गेट फ्रॉम द रीजन्स यू विल गेन विक्ट्री। जहां कहीं पर भी आप हमला करेंगे, ये 6 लाख की आर्मी तो हारने से नहीं, नेपोलियन की ये 6 लाख की आर्मी जीतेगी और ये जिस भी एरिया को जीतेगी वहां से उन्हें सप्लाईज मिल जाएंगी। जब ये नेपोलियनिक आर्मी रूस में घुसती है तो इस चीज को रशियन समझ गए कि 6 लाख की आर्मी अपनी सप्लाईज के साथ नहीं है और ये विक्टोरियस रीजन्स की सप्लाईज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। उन्होंने उनकी सप्लाई लाइन को काटने का फैसला किया। और सप्लाई लाइन को काटने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप ये इंश्योर करें कि वो जिस रीजन को जीत रहे हैं वहां से उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड द सेम हैपेंड। Russians opted scorched earth policy. What do we mean by scorched earth policy? Scorched earth policy is a kind of policy. Scorched earth. Scorched earth policy. In this scorched earth policy, we just scorch the earth. हम अर्थ को स्कॉर्च कर देते हैं, यानी कि बर्बाद कर देते हैं। इन दिस पॉलिसी व्हाट विल आई डू? अगर इन्वेडिंग आर्मी मेरे देश में घुस रही है तो मैं अपनी पॉपुलेशन को कहूंगा कि पीछे रिट्रीट करो, और पीछे जो आर्मी रिट्रीट करेगी वो सारे खेतों को जला देगी, पानी में जहर मिला देगी। अगर आपके पास इतना जहर नहीं है पानी में मिलाने को, वाटर सोर्सेस में मिलाने को, तालाबों में, तो आप एनिमल्स को स्लॉटर करेंगे और एनिमल्स को उस पानी में फेंक देंगे। 10 दिन बाद जब तक आर्मी आएगी वो एनिमल सड़ चुका होगा और वो पानी बर्बाद हो चुका होगा, जो कि पीने लायक नहीं होगा। उन्होंने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी में यही प्रैक्टिस अपनाई। रशियंस पीछे हटते गए और वो जमीनें, पानी सब बर्बाद करते गए। और जब नेपोलियनिक आर्मी रशिया में घुसी तो उनके पास वहां कुछ भी नहीं था। वो घुसते चले गए। रशियंस तो उनसे लड़े भी नहीं। दे डिड नॉट फाइट विद द नेपोलियन सोल्जर्स। ये घुसते चले गए और ये पहुंच गए मॉस्को तक। मॉस्को पे कब्जा कर लेने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि वहां का जार आएगा, पैरों पे गिरकर माफी मांगेगा और कहेगा कि प्लीज मेरे साथ ट्रीटी कर लो। लेकिन रशियन जार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा ओके, एंजॉय मॉस्को। इनफैक्ट 3 दिनों के बाद तो उन्होंने अपने खुद के खूबसूरत शहर मॉस्को में आग लगा दी। उन्होंने अपने शहर को जला दिया। उन्हें परवाह नहीं थी, वो बस नेपोलियन को सबक सिखाना चाहते थे और उसके लिए वो अपना सबसे खूबसूरत शहर जला सकते थे। उन्होंने जला दिया बिकॉज वो उसे रीबिल्ड कर सकते थे। नेपोलियन वाज लाइक, भाई आपकी कैपिटल में आके बैठा हूं, आओ मेरे साथ ट्रीटी व्रीटी करो, कुछ तो बातचीत हो। एंड रशियंस वर लाइक, कोई बात नहीं, कैपिटल है ना, दूसरी बना लेंगे। और देखिए, रशिया कोई छोटा सा देश तो है नहीं कि यहां पर आप कब्जा करेंगे और वहां की पॉपुलेशन के पास मूव करने को लैंड नहीं है। रशिया एक बहुत बड़ा देश है, ज्योग्राफी के हिसाब से वो एक बहुत ही बड़ी टेरिटरी रखता है अपने पास, और उनके पास पूरा साइबेरिया का रीजन है। वो कितना भी पीछे रिट्रीट कर सकते हैं, सो दे कैन रिट्रीट। थक हार कर ये जो आर्मी थी, जो कि गर्मियों में निकली थी और रशिया की सर्दी के लिए तैयार नहीं थी, जब इन्हें सर्दी के थपेड़े लगे तो ये वापस लौटे और तब इस रिट्रीटिंग आर्मी के ऊपर रशियंस ने अटैक किया। उन्होंने नेपोलियन की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। कहते हैं कि नेपोलियन 6 लाख सोल्जर लेकर गया था और 30,000 लेकर वापस लौटा था, जिनमें से केवल 10,000 ही लड़ने लायक थे। इट वॉज अ ब्रूटल डिफीट फेस्ड बाय नेपोलियन व्हाइल इन्वेडिंग रशिया। इससे क्या सीख मिलती है? रशिया जैसी बड़ी ज्योग्राफी के ऊपर अगर आप अटैक करने जा रहे हैं तो आपको बेटर प्रिपेयर्ड रहना होगा वहां की ज्योग्राफी के लिए, वहां की हार्श एटमॉस्फेयर के लिए। और रशिया एक ऐसा बड़ा सा देश है कि ठीक, मंगोल्स ने कभी रशिया के ऊपर कब्जा किया था, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम है जब रशिया के ऊपर कब्जा किया गया हो। रशिया जैसा बड़ा देश, उसको हरा लो भाई, ट्रीटी व्रीटी कर लो। ये क्या होता है कि रशिया के ऊपर कब्जा करोगे? यू कैन नॉट कैप्चर रशिया ना। ठीक है, मंगोल्स ने कर लिया था, वो एक दूसरा दौर था, अब हमेशा थोड़ी कोई कर लेगा। जापान की तरह एक बैटल में हरा लो और थोड़ा कंपनसेशन वगैरह ले लो, निकलो। क्या नेपोलियन की ये हिस्ट्री हिटलर ने नहीं पढ़ी थी? अगर हिटलर ने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि हिटलर ने सेम मिस्टेक की, उसने भी रशिया के ऊपर अटैक किया एंड गॉट द सेम फेट, और उसका भी वही हुआ जो नेपोलियन का हुआ था।
तो क्या नेपोलियनिक हिस्ट्री हिटलर ने नहीं पढ़ी थी? अगर नेपोलियनिक हिस्ट्री हिटलर ने नहीं पढ़ी थी तो वो बेवकूफ था, और अगर उसने पढ़ी थी तो वो उससे भी बड़ा बेवकूफ था, क्योंकि अगर तुमने पढ़ा था तो तुम्हें पता होना चाहिए यू कैन नॉट कैप्चर रशिया ना, इट्स अ ह्यूज ज्योग्राफी. So you can understand, you can learn from the past and the mistakes that occurred in the past. हिस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप पास्ट से चीजों को सीख सकते हैं. पैरेलली आप समझो, आपको कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के बारे में बेटर अवेयरनेस होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. आप कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को लेकर बेटर अवेयर होते हैं. अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है, आप कल्चर नहीं समझते हैं, सिंस कल्चर इज आल्सो पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो अगर आप अपने कल्चर को नहीं समझते हैं तो आप अपने लोगों को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक आप अपने लोगों को नहीं समझेंगे आपकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग कभी भी वाइड नहीं होगी, डीप नहीं होगी. मैं सिंपल सा कहता हूं कि कई सारे कस्टम्स के बारे में आपको कई बार बताया गया होगा. इट इज लाइक कि रात हो जाने के बाद नाखून नहीं काटते, या फिर अंधेरा हो जाने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाते. क्यों नहीं लगाते? मतलब वाई दीज प्रैक्टिसेस आर पार्ट ऑफ आर डेली रूटीन, डेली लाइफ, कि रात हो जाने के बाद, शाम हो जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना है, नाखून नहीं काटना है. आप ये जो प्रैक्टिसेस देखते हैं, इनके क्या, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग एकदम वही है कि जब इन प्रैक्टिसेस को इवॉल्व किया गया उस समय इनके अपने प्रैक्टिकल रीजंस थे. लाइक उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, बहुत चमकीले रोशनी के बल्ब नहीं हुआ करते थे, और आपको पता है कि अगर घर में कोई कीमती चीज गिर गई है और आप अंधेरे में लैंटर्न या दिए की रोशनी में झाड़ू लगा रहे हैं, तो वो कीमती चीज हो सकता है आपको ना दिखे, हो सकता है महिलाओं के कोई जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो गिर जाए और आप उसे कूड़े में समेट कर फेंक दें. इट्स बेटर कि आप जो झाड़ू है वो दिन में लगाएं, ताकि अगर कोई कीमती चीज घर में गिरी हुई है तो वो दिखे. और इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से फॉलो करने के लिए इट्स वेरी बेटर कि आप इस तरीके के काम करें ही ना, तो उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया. सिमिलरली आप नाखून अगर रात में काट रहे हैं, यू मे कमिट मिस्टेक, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नाखून के साथ उंगली गायब. ऐसा हो सकता है अगर आप अंधेरे में करें तो. लेकिन आज ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज आपके पास नील कटर्स हैं, जितना सेट करेंगे नाखून उतना ही कटेगा. वट आई मीन टू टेल यू कि जब इन प्रैक्टिसेस को ऑप्ट किया गया, तब ये उस समय की जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट थे. लेकिन आज ये अपनी अप्रोप्रिएसी खो चुके हैं. स्टिल वी आर फॉलोइंग दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशन गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. You understand their roots and you understand how viable, how legitimate, how logical these practices are. So these kind of things, if you wish to understand, you must know history. Parallelly, after understanding history, you become a good administrator. Helps in becoming a good administrator. तो ये आपको एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनाती है. Helps you in becoming a good administrator, because if you know your roots, you will be a good administrator. It is a very genuine thing. It is a very genuine thing. So I just told you the definition of history. I just showed you how do we study history, and after understanding both these things, we must understand about this syllabus. So let's have a look over this syllabus. चलिए एक निगाह डालते हैं अपने इस ओरिएंटेशन सेशन में अपने यूपीएससी के सिलेबस के ऊपर. तो सिलेबस, ये है हमारा यूपीएससी का सिलेबस एज फार एज द हिस्ट्री इज कंसर्न. तो जब आप सिलेबस की बात करते हैं तो दो तरीके का सिलेबस हुआ. आपका एक सिलेबस हुआ प्रीलिम्स का, एक हुआ मेंस का. हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं. आपको पता होना चाहिए कि जब आप हिस्ट्री यूपीएससी में पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के यहाँ पर 6 सेगमेंट्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं. सबसे पहले होती है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर दूसरे नंबर पे आती है मेडिवल हिस्ट्री, फिर तीसरे नंबर पे आती है मॉडर्न हिस्ट्री, चौथे नंबर पे आता है आर्ट एंड कल्चर, पांचवें नंबर पे आती है वर्ल्ड हिस्ट्री, और छठे नंबर पे आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस.
पोस्ट इंडिपेंडेंस। कुछ चीजें मैं और स्पेसिफाई कर देता हूं, जैसे कि एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, ये चारों हिस्से आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों का हिस्सा हैं। इनफैक्ट ये जो हिस्से हैं ये प्रीलिम्स में हैं, ठीक है, ये प्रीलिम्स में हैं। नाउ ये जो हिस्से हैं मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये मेंस के हिस्से हैं चारों सब्जेक्ट, ठीक है। इससे आपको एक बात समझ में आ जाती है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है। और इससे आपको एक बात और भी समझ में आ जाती है कि एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री डायरेक्टली मींस का पार्ट नहीं है, कन्वेंशनली नॉट, लेकिन हाल फिलहाल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर आपको इंटरसेक्शन में दो सब्जेक्ट्स मिलते हैं, और वो कौन से हैं? मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। एंशियंट और मेडिवल केवल प्रीलिम्स का पार्ट है, वर्ल्ड और पोस्ट इंडिपेंडेंस केवल मेंस का पार्ट है। बट रीसेंट ट्रेंड ये है कि प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी हमने देखा कि एंशियंट और मेडिवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस ये केवल आपका मेंस का पार्ट कवर करते हैं। एंशियंट, मेडिवल प्रीलिम्स में जाता है, केवल प्रीलिम्स में, ये मेंस में नहीं आता। और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस केवल मेंस में आता है। मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर दोनों में आते हैं, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। रीसेंट ट्रेंड ये है कि डायरेक्टली क्वेश्चन एंशियंट और मेडिवल से भी प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। तो ये 6 सेगमेंट्स हैं मैंने आपको बताए हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में इन 6 सेगमेंट्स के अलावा जब हम इनका ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ब्रॉड क्लासिफिकेशन, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है ना, उसे हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं एएमसी। इन टर्म्स को लेकर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। एक हिस्से को हम बुलाते हैं एएमसी। और एएमसी क्या होता है? एएमसी होता है एंशियंट, मेडिवल एंड कल्चर। ये हम इसलिए करते हैं एएमसी क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं इन तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। एंशियंट और मेडिवल को पढ़ लेने के बाद कल्चर को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। इनफैक्ट कल्चर पढ़ने के लिए आपने एंशियंट और मेडिवल पढ़ा हो तो चीजें थोड़ी बेहतर और आसान होती हैं। फिर दूसरा हिस्सा होता है दैट इज मॉडर्न एंड वर्ल्ड, मॉडर्न एंड पीआई, पोस्ट इंडिपेंडेंस, नॉट वर्ल्ड। या आपसे सीधा पीआई बोल सकते हो, मॉडर्न एंड पीआई। और पीआई यहां पर क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब यहां पर आ जाएगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके साथ साथ लगे हाथ आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ लेते हैं। फायदा क्या होता है कि 1947 तक आपने मॉडर्न पढ़ा है, उसके एक कदम आगे बढ़ के आप पीआई यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ लेते हैं। फिर जब आप यहां पर जाते हैं तो फिर तीसरे सेगमेंट में आपको मिलता है वर्ल्ड हिस्ट्री, और हम इसे पूरा अलग से ही पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री के जो 3 हिस्से यहां पर होते हैं, टोटल हिस्ट्री के 6 सेगमेंट्स हैं आपके यूपीएससी में। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें एंशियंट मेडिवल केवल प्रीलिम्स का पार्ट है, वर्ल्ड पोस्ट केवल मेंस का पार्ट है, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पार्ट है। रीसेंट ट्रेंड ये है कि एंशियंट और मेडिवल से भी मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्रॉड क्लासिफिकेशन 3 है, एक है एएमसी, दूसरा है मॉडर्न एंड पीआई, तीसरा है वर्ल्ड हिस्ट्री। एएमसी, एंशियंट, मेडिवल एंड कल्चर, हम इन तीनों को एक साथ पढ़ के निपटा देते हैं। मॉडर्न एंड पीआई हम एक साथ पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री हम अलग से पढ़ लेते हैं। तो 3 ग्रुप्स में हम इसे स्टडी करते हैं तो चीजें थोड़ी आसान और बेहतर हो जाती हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द सिलेबस, वी मस्ट एक्सप्लोर द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, देन वी शुड एक्सप्लोर द सिलेबस ऑफ मेंस। So let's explore first the syllabus of prelims. तो prelims के syllabus को जब हम explore करते हैं, what we get to know कि यहाँ पर total 7 यूनिट्स में आपका जो syllabus है वो divided है 7 यूनिट्स। और इन 7 यूनिट्स में जो पहली यूनिट है वो है करंट अफेयर्स के लिए। दिस इज फॉर करंट अफेयर्स, सीए। और जो दूसरी यूनिट है दैट इज फॉर योर मॉडर्न हिस्ट्री।
द सेकेंड यूनिट इज फॉर योर मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहां पर आपकी केवल सेकेंड यूनिट ही मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। और यहां पर आप देखो तो ये मॉडर्न हिस्ट्री कह लो या ओवरऑल हिस्ट्री कह लो, प्रीलिम्स में आपका हिस्ट्री का सिलेबस इज नॉट वेरी स्पेसिफिकली मेंशन। व्हेन आई से इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिकली मेंशन, what do we mean, what do I mean? It simply means there is only single line which covers everything. The three keywords are there: history of India, as you can see in the bold yellow letters, history of India. When we say history of India, it covers everything. What does it cover? It cover ancient, it cover medieval, it cover modern, it cover art and culture. Will it cover world history? No, it's history of India, so it will not cover world history. Can it cover post independence? It may not. Conventionally it is not. कन्वेंशनली वो लोग प्रीलिम्स में क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस से नहीं पूछ रहे हैं। पिछले साल उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, 2024 की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो लीडर्स हैं उनको मैच करने को दिया था, बट इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ जनरल जीके एज वेल। सो दे मे आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस, इट इज नॉट अ ट्रेंड। वो पोस्ट इंडिपेंडेंस से आपसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन नहीं पूछते। मतलब प्रीलिम्स के सिलेबस में व्हेन दे से हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इट सिंपली मींस एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड कल्चर, 4 सब्जेक्ट। प्लस उन्होंने ऐड किया इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट when they added, it is very simple, they are very specific about the modern history. It is like they may ask you very specific questions on modern history as well. It means national movement after the scenario of 1857, they will be much concerned in prelims. और ये रहा भी है कि वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते रहे हैं। उनका जो ज्यादा जोर रहा है वो इस बारे में रहा है कि वो आपसे उस पार्ट के ऊपर ज्यादा प्रश्न पूछें, आपके जो नेशनल मूवमेंट का पार्ट है। लेकिन हाल फिलहाल में हमने क्या पाया है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिड्यूस हो गए हैं, बट इट में बाउंस बैक एनी टाइम। इट कैन बी अ केस कि अब इस वाले एग्जाम में हो सकता है ज्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ लिए जाएं। कांट इट बी अ स्टेट? कैंट इट बी अ स्टेट? बिल्कुल ये हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द सिलेबस इन प्रीलिम्स। सीधे सीधे कहूं तो प्रीलिम्स के सिलेबस में कुछ भी नहीं लिखा है। इट इज जस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, एंड दिस इज द रीजन दे कैन आस्क यू एनीथिंग। दे कैन आस्क यू एनी रैंडम थिंग, डैम एनी रैंडम थिंग। और यही कारण है कि 2-3 सालों में जो क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे गए, those questions were a bit complicated, and to understand, to solve these questions, you need to explore your general sense as well. It will not only be catered by the understanding of history only. So गोइंग अहेड, चलिए बात करते हैं आपके मेंस के सिलेबस की। मेंस के सिलेबस में 4 पेपर जीएस के होते हैं, जनरल स्टडीज के। सो जीएस पेपर 1, 2, 3 and 4. Okay, that's great. So there are 4 papers in general studies. Among those 4 papers, there is one paper. There is one paper, paper 1. And in this paper 1, we have 3 subjects. And what are these 3 subjects in paper 1? History, geography, and society. So 3 segments are there: history, geography, and society. So history, geography, and society. These 3 segments can be covered here. So in these 3 segments, what can we see? हिस्ट्री को यहां पर इन्होंने 5 यूनिट्स में क्लासिफाई किया है। पहला जो सेगमेंट है दैट इज अबाउट कल्चर। यूनिट 2 and 3 is about modern. Unit 4 is about post independence, and unit 5 is about history of the world. So they have not mentioned the syllabus for ancient and medieval. Yes, I told you the syllabus of ancient and medieval is not mentioned in your main syllabus, and this is the very basic reason we just assume that ancient history and medieval history is not part of your main. But as we can see, they're asking questions from culture. If they're asking questions for culture, where will these questions get associated? These questions will be getting associated from ancient and medieval as well. So without understanding of ancient and medieval, you cannot tackle the questions from the culture. This is one thing. Another add-on. They're also asking questions from the political domain of ancient and medieval history.
it is a very simple message that whether they have mentioned that in their syllabus or not, they're gonna ask you question, and you must be ready about it. You must be ready about it because they're going to ask you question. They're asking the society and economy of Vedic period, and this is not the question of culture, to be very specific. This is not the question of culture. So they're asking questions from ancient and medieval as well, even if it is not mentioned in the syllabus. जब आप इस syllabus को explore करते हो तो यहाँ पे मेरा focus ये है कि आप modern history के syllabus को explore करो, because we are going to deal with the modern history part. We're going to deal with the modern history part. When we're going to deal with the modern history part, what we can see here कि ये दो units हैं जो आपके modern history के syllabus का जिक्र करती हैं. इसमें पहला part क्या है? Modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities and issues. So, this is your syllabus. Unit 1, Part 1. Unit 1, Part 1, you can see here. And what do we see here? What do we see here? हम क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर events, personalities and issues का जिक्र किया गया है. इस पूरी लाइन में if I ask you which one is the most important keyword, what will be your answer? What will be your answer if I will ask you which one is the most important keyword in this line? You may ask, sir, you have already bold, you have already made a different color for these keywords like events, personalities and issues. So these must be the very important keywords as far as you are asking. No, this is not the answer. The most important keyword in your very first unit of modern history is middle of the 18th century. Okay, that's a very great surprise. तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है ये है मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, तो फिर आपने यहाँ पर इन कीवर्ड्स को क्यों हाईलाइट किया हुआ है? उसके देखो अपने अलग रीजंस हैं. And why we say that middle of the 18th century is the most important keyword here in your modern history syllabus? The answer is very simple, because it is a dividing line, it is a demarcation line from where you need to study your modern history. When I say it is a demarcation line, what do I mean? What do I mean? It simply means you need to study your history from 1750 onwards. When I say middle of 18th century, what do we mean by 18th century? 18th century simply means a time duration from 1701 to 1800. This is 18th century, 1701 to 1800, or you can say 1700 to 1800. This 100 years will be considered as 18th century. So when I say middle of 18th century, you must divide it here. And what is this? 1750. 1750 will be the middle of the 18th century. So when we say you need to study your modern history or the events from middle of the 18th century, you need to study the incidents and events after 1750. Isn't it the case? So your modern history syllabus starts here after 1750. After 1750. So after 1750, which one is the most significant keyword? Which one is the most significant keyword? After 1750, the most significant keyword is or the event is Battle of Plassey. And when did Battle of Plassey happen? It happened in 1757. So in 1757, Battle of Plassey happened. So your modern history starts from where? It starts from Battle of Plassey or the 1757. सिलेबस में लिखा है मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, और मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1750, और 1750 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है वो है बैटल ऑफ प्लासी. तो बैटल ऑफ प्लासी को समझने और जानने के लिए, बैटल ऑफ प्लासी को समझने और जानने के लिए हमें 1757 के बाद के इवेंट्स को पढ़ने के साथ शुरुआत करनी चाहिए. अच्छा, लेकिन सर हमने तो स्पेक्ट्रम की किताब देखी थी, और स्पेक्ट्रम की किताब में जो सेकेंड यूनिट है उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है
वो तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात करता है सर। और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में जो कहानी शुरू होती है सर, वो तो 1498 से शुरू होती है सर। और सर वो जो कहानी 1498 में शुरू होती है वो वास्को डिगामा के आने के साथ शुरू होती है सर। और वो 1498 सर तो बहुत पहले की बात हो गई सर, सीधे सीधे कहूँ तो वो 15 सेंचुरी की बात हो गई। सिलेबस में 18 सेंचुरी लिखा हुआ है सर, तो क्या स्पेक्ट्रम किताब गलत है सर? क्या सारे मास्टर लोग गलत पढ़ा रहे हैं सर? क्या हमें बिना मतलब का फालतू का 300 सालों का इतिहास पढ़ाया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम पर, जबकि सिलेबस में तो साफ साफ लिखा है कि आपको 1750 ऑनवर्ड्स पढ़ना है? तो क्या ये 250 साल पढ़ा के हमारे दिमाग का दही बनाया जाता है और ये हमारे साथ गलत होता है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है सर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन सिलेबस, पॉइंट टू बी नोटेड। वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन सिलेबस। चूंकि हम मेंस के सिलेबस की बात कर रहे हैं, आपका मेंस का सिलेबस 1750 के बाद शुरू होता है। आप अब याद करिए प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री आती है कि नहीं? और जब वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री आएगी तो क्या वहां पर वो वास्को डिगामा के बारे में नहीं पूछेंगे क्या? क्या वो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में नहीं पूछेंगे क्या? ठीक है, तो वो जो पार्ट आपका 1498 से शुरू होता है, एक्चुअली में वो हिस्ट्री के उस हिस्से को कवर करता है जो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस का पार्ट है। क्या हिस्ट्री आपको केवल मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री नहीं पढ़नी है? तो कौन सी किताब, क्या मेंस के लिए अलग किताब बनाएंगे और प्रीलिम्स के लिए अलग किताब बनाएंगे? क्योंकि 1750 के बाद की जो हिस्ट्री है वो मेंस के लिए भी है और प्रीलिम्स के लिए भी है, लेकिन 1750 के पहले की जो हिस्ट्री है वो केवल प्रीलिम्स के लिए है, क्योंकि वो आपके मेंस के सिलेबस में तो है ही नहीं। और ध्यान दो, ज्यादातर लोग सिलेबस को समझते और जानते हैं, लेकिन उन्हें इतनी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का जो टॉपिक है वो एक्चुअली में आपका प्रीलिम्स का टॉपिक है, मेंस का टॉपिक नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। और मैं सीधा कहता हूं कि अगर आपको इस बात के ऊपर डाउट है तो पिछले 10 साल का क्वेश्चन निकाल के देखो और मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन हो जो 1750 के पहले का पूछा गया है। एक क्वेश्चन मुझे निकाल के दिखा देना, एक। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू bring out the one question that has been asked in means, and that is before 1750. तो 1750 के पहले जो कुछ आप पढ़ते हो, वो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ोगे, फ्रेंच डच राइवलरी पढ़ोगे, वो जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हो, वो सब कुछ मामला 1750 के पहले लाई करता है। और 1750 के पहले की जो भी कहानी है वो प्रीलिम्स की है, और 1750 के बाद की कहानी आपकी मेंस की है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको कुछ बातें और स्पेसिफिकली क्लियर हो जाती हैं, और वो ये है कि चूंकि वो टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का जो पूरा टॉपिक है या ब्रिटिश कंसोलिडेशन का टॉपिक है, ब्रिटिश कंसोलिडेशन तो खैर चलो उसके बाद भी चलता रहता है, लाइक 1750 के पहले से शुरू होकर बाद तक चलता रहता है, कंसोलिडेशन वाला पार्ट वो दोनों में लाई कर जाएगा। लेकिन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का जो टॉपिक है, अगर वो केवल प्रीलिम्स का टॉपिक है तो फैक्चुअल होगा कि नहीं होगा? वहां आपको फैक्ट्रीज रटनी पड़ेंगी कि नहीं करेंगी? और वहां पर उस टॉपिक को थोड़ा सा कॉन्शियस होकर फैक्चुअली पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि वो मेंस का नहीं है, केवल प्रीलिम्स का है ना, केवल प्रीलिम्स का है ना। मेंस से तो वहां क्वेश्चन आते ही नहीं है, वहां तो क्वेश्चन जब भी आए हैं प्रीलिम्स से ही आए हैं। तो जब आप इस बात को समझ जाते हो ना कि आपका सिलेबस कहां से डिवाइड हो रहा है, उसके पहले का सिलेबस प्रीलिम्स का है, उसके बाद का सिलेबस मेंस का है, तो इस अंडरस्टैंडिंग के बाद आपके लिए टॉपिक को समझना और उसके नेचर और कैरेक्टर को डिफाइन करना बहुत आसान हो जाता है। अब आपको पता है कि 1750 के बाद के टॉपिक्स में आपको ज्यादा एनालिसिस चाहिए होगा, जबकि उसके पहले के टॉपिक्स आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ लो और हाथ झाड़ लो। और 1750 के बाद भी जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वहां पे तो बहुत दुनिया भर की कहानियां हैं। यू नीड टू फोकस ऑन ओनली 3 एलिमेंट्स, एंड व्हाट आर दोस 3 एलिमेंट्स? द फर्स्ट वन इज द इवेंट्स, the second one is personalities, and the third one issues। यानी कि events, personalities and issues, only these 3 keywords must be your cause of concern, only these 3 keywords, it is like EPI, so you need to cover EPI यानी कि events, personalities and issues। मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, ये इन्होंने सिलेबस में लिख तो दिया है, आर दे कंसर्न अबाउट दिस कीवर्ड? अरे हाँ जी, एकदम भर भर के कंसर्न है वो इस बात को लेके। एंड व्हेन आई से यू मस्ट कीप योर सिलेबस बिफोर यू व्हाइल स्टडीइंग, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। डोंट इग्नोर दिस एडवाइस। दिस एडवाइस इज गिवन बाय मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज टू यू दैट योर सिलेबस मस्ट बी ऑन योर टेबल और इट मस्ट बी पेस्टेड ऑन अ वॉल यू आर स्टडीइंग फेसिंग योरसेल्फ। उस दीवार के ऊपर आपका सिलेबस चिपका होना चाहिए। Why it is said? Why it is said? क्योंकि आप सिलेबस रख कर पढ़ाई करो या ना करो, लेकिन आपका एग्जामिनर जब आपका क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वो अपने सामने सिलेबस रखकर बनाता है। इस बारे में अभी हम बात करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर इट फर्स्ट। नाउ
दूसरी यूनिट में फ्रीडम स्ट्रगल दिया हुआ है। दूसरी यूनिट में जब उन्होंने, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल आप देखो प्रीलिम्स के सिलेबस में भी उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है और फ्रीडम स्ट्रगल को उन्होंने मेंस के सिलेबस में भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है। सिंस दे आर मेंशनिंग दिस पार्ट इन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, सो फ्रीडम स्ट्रगल इज वेरी सिग्निफिकेंट ऑल्दो द वेटेज हैज बीन डाउन फॉर 2 to 3 years, but it may get its strength again. It may come forward again. It may come forward again. So freedom struggle में उन्होंने बोला its various stages and important contributors. तो freedom struggle, its various stages and important contributors. This part we must know. This part we must know. अब यहाँ पर देखो दो चीजों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि फ्रीडम स्ट्रगल में आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है, and that is stages and contributors. Stages and contributors. So stages मतलब गांधीयन स्टेज या फिर मॉडरेट स्टेज और दी एक्सट्रीमिस्ट स्टेज। तो ये जो स्टेजेस हैं you can convert that in the form of phases or stages, and contributors means personalities, and we have seen that many of the times questions on personalities has been asked. The recent trend is asking the comparison between the two personalities, like UPSC asks comparison between the Gandhi and Bose, Gandhi and Tagore. They may ask you within Gandhi and Bhagat Singh. They may ask you comparison between the Bose and Nehru. So these kind of questions can be asked. So comparison between the personalities is the new trend that is being asked in UPSC. So what you need to understand in freedom struggle, stages and contributors. And what do we mean? EPISC, stages and contributors. So events, personalities, issues, stages and contributors. So what's your main syllabus? EPISC. I want you to learn it down. I repeat, EPISC. EPISC, EPISC, EPISC. Whenever someone asks you what is your modern history syllabus, you just name it EPISC. Then they will ask, what is this EPISC? You just need to mention events, personalities, issues, stages and contributors. These 5 things we need to study. And they will ask, what, it's very abstract. Do you know all the other things? You will say, okay, I know. We need to understand EPI after the 1750. Events, personalities, issues, mid of the 18th century. It simply means after 1750. And as far as the SC is concerned, it is part of freedom struggle. It means stages and contributors. When we say you must learn your syllabus, it is not like कि आपको syllabus ऐसे याद होना चाहिए, modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant event, personalities. No, not like this. When we say you must learn your syllabus, it is like you know the essence of your syllabus. And what is this? Okay, middle of the 18th century, events, personalities, issues, freedom struggle, stages and contributors. Done. You're done with your syllabus. अब आपको याद है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस, एंड दैट इज EPISC. तो हमने यहां पे पूरा एक्सप्लोर कर दिया आपके सिलेबस को, एंड आई टोल्ड यू व्हाट यू नीड टू स्टडी हियर. आफ्टर इवैल्यूएटिंग योर सिलेबस, वी आर डन विद दिस सिलेबस. ठीक है, एक ब्रेक लूंगा. तो सिलेबस आपने समझ लिया. सिलेबस को समझ लेने के बाद अब मैं आपको बताता हूं एक ब्रीफ ट्रेंड एनालिसिस. इस ट्रेंड एनालिसिस में आइए हम देखते हैं कि किस नंबर में क्वेश्चंस को हाल फिलहाल में पूछा जा रहा है. तो ये वो चार्ट है जो 2015 से 2023 का डेटा रिप्रेजेंट करता है. 2024 का मैं बता देता हूं. 2024 में 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री के हैं. मॉडर्न हिस्ट्री का रेशियो थोड़ा गिरा है. बाकी आप यहां पर एक जनरल रेशियो देख सकते हो. लेट्स फोकस ऑन मॉडर्न, चूंकि अभी हम मॉडर्न की बात करने वाले हैं. तो 2015 में 8, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में ये रेशियो बहुत ही ज्यादा अप है, यानी कि 14 क्वेश्चन. 19 में 6, 20 में 9, 21 में 7, 22 में 4, 23 में 2 और अगेन 24 में 3. तो ये रेशियो जो है वो हाल फिलहाल में आप देखो तो 22 के बाद से थोड़ा सा बिगड़ा है. नहीं तो उसके पहले आप देख रहे हो कि मॉडर्न हिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चन एज एवरेज पूछे जा रहे हैं. एंड बहुत ही जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री अपना जो रेशियो है वो वापस ले लेगा. इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है. आफ्टर ऑल आप देखो ये मेंस का रेशियो है. यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपका जो पार्ट है दैट इज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री.
ठीक है, दैट इज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये है वर्ल्ड हिस्ट्री, ये है आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर को हम एएमसी भी बुला देते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स और मेडवल को मिक्स करके क्वेश्चंस कैटर करता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में यू कैन सी कि 23 में 4, 22 में 2, 21 में 3, 20 में 2, 19 में 2, 18 में 1 और अगेन 24 में 2, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चंस इन जनरल आपके मेंस में आने ही आने हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करने वाला है और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन बन जाता है जिस पर आपको बातचीत करनी होती है, समझनी होती है। ट्रेंड एनालिसिस को जान लेने के बाद कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए जब आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हों, जैसे कि आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होना क्यों और कितना जरूरी है, ये मैं आपको अभी पीवाईक्यूज बताते वक्त एनालाइज करवाऊंगा। आपको पीवाईक्यूज के ऊपर ध्यान देना होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आपकी बेटर ग्रिप होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्रोनोलॉजी को आप जरूर से ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्रोनोलॉजी बेस्ड होते हैं। मतलब वो आपसे सीधे 4 एलिमेंट्स दे देंगे और बोलेंगे कि आप इसे एक क्रोनोलॉजी में फिट कर दीजिए, कौन सा इवेंट पहले है और कौन सा उसके बाद है। इवेंट्स की इंटरलिंकिंग के ऊपर फोकस करिए। जैसे कि इस बार का ही क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इससे आपको समझ में आ जाता है कि जो इवेंट की इंटरलिंकिंग है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 2024 के मेंस का क्वेश्चन है, दैट इज बिफोर यू। व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट। ये बड़ा ही कन्वेंशनल और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि आपके पास इवेंट्स की इंटरलिंकिंग होनी है, जरूरी है, तो जब तक आपके पास इवेंट्स की इंटरलिंकिंग नहीं होगी यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये सारे एलिमेंट्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। अब आपको यहां पर एक इंटरकनेक्शन पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिजल्टेंट हम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिजाइन करते हैं, उसकी रिजल्टेंट ब्रिटिशर्स के ऊपर एक प्रेशर बनता है। 11 महीनों में वर्ल्ड वॉर में जो उनकी हार होती है उसके रिजल्टेंट वो हमें एक अगस्त ऑफर देते हैं। अगस्त ऑफर में वो हमें डोमिनियन स्टेटस ऑफर करते हैं, जिसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। डोमिनियन स्टेटस रिजेक्ट करने के बाद हमारे मन में जो डिससेटिस्फेक्शन था उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह के आ जाने के बाद आपको पता होगा कि रूस और यूएसए वर्ल्ड वॉर में एंटर कर जाते हैं। जापान काफी तेजी से एग्रेसिवली साउथ ईस्ट एशिया में जीत रहा है, तो जापानीज थ्रेट बनता जा रहा है। इसी बैकग्राउंड में वो हमारे लिए क्रिप्स इंडिया मिशन भेजते हैं। क्रिप्स इंडिया मिशन फेल कर जाता है और जापान इंडिया के बॉर्डर के नजदीक आता जा रहा है। इस चीज को थ्रेट मानते हुए कि जापानीज बारबेरिज्म हमें ना फेस करना पड़े, अल्टीमेटली हमने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले जो भी इवेंट्स या इंसिडेंट्स हैं इनके बीच का इंटरलिंकेज अगर आपको नहीं पता है तो आप इस टॉपिक को कभी भी आंसर नहीं कर पाओगे। तो कहानी को आप एब्स्ट्रैक्ट बनाकर ना पढ़ो। हिस्ट्री एक स्टोरी की तरह है, आप इसे एक स्टोरी की तरह ही पढ़ो। अगर आप इसे एक स्टोरी मानकर ही पढ़ोगे तो पॉइंट नंबर 1 इसे पढ़ना समझना आसान होगा। पॉइंट नंबर 2, मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका समटाइम्स नेचर भी ऐसा ही होता है कि आपका टॉपिक उस स्टोरी लाइन पर ही क्लियर होता है। एज यू कैन क्लियरली सी हियर कि ये जो पूरा मामला है ये कहानी का है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिजाइन करना, अगस्त ऑफर आना, क्रिप्स इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च करना, क्रिप्स मिशन का आना, जापान का इंडिया की ओर एडवांस करना और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट का लॉन्च होना, ये सारे इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये अलग अलग टॉपिक्स नहीं हैं। डोंट ट्राई टू सेग्रीगेट देम। वो चीज जो अलग नहीं है उसे जबरदस्ती एकेडमिकली अलग करने की जरूरत नहीं है। ये एक कहानी है और इसे कहानी की तरह ही समझेंगे तो आपका मेंस का क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको वो टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड बी श्योर कि मैं आपको उसी स्टोरी लाइन के फॉर्मेट में ही बताने वाला हूं। ठीक है, नाउ
As I was giving you some general advices, interlinking of events and incidents is very important. Blend information, facts in stories. As I told you, history story है, कहानियां हैं. अगर मैं बहुत मेहनत करूं, efforts करूं, believe me, I'm capable. मैं हिस्ट्री को बोरिंग बना सकता हूं. I have capability. लेकिन अगर मैं एफर्ट ना करूं, मैं मेहनत ना करूं, मैं हिस्ट्री जैसे है वैसे ही डिलीवर कर दूं, तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है. इट इज फुल ऑफ स्टोरीज. और ये बनी बनाई कहानियां नहीं हैं, ये पास्ट में हुई ओरिजिनल स्टोरीज हैं. बस इन ओरिजिनल स्टोरीज में आप अपने इंफॉर्मेशन को, डायमेंशन को, फैक्ट्स को ऐसे ब्लेंड करिए कि आपके दिमाग की परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाएं और आप इसको मेंस के एग्जामिनेशन में यूज कर पाएं. ठीक है. फैक्चुअल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में रीसेंट ट्रेंड है, कई बार वो पूछ रहे हैं, तो आप इसे जानते रहें. और मॉडर्न हिस्ट्री पर ग्रिप मतलब रिपीटेटिव स्टडी. रिपीटेटिव स्टडी सिंपली मींस रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन. जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, आपकी उतनी ज्यादा पकड़ में होगा. एज आई टोल्ड, आज आई यूजुअली टेल पीपल और द स्टूडेंट्स और द एस्पिरेंट्स कि आपके दिमाग में हिस्ट्री अच्छी तरीके से फीड होती है जब आप इसे कम से कम 6 बार रिवाइज करते हैं. 6 बार रिवाइज करना इज नॉट अ वेरी बिग डील. आपको लग रहा होगा 6 बार कैसे रिवाइज करेंगे? अरे भाई, लोग ज्यादा बार रिवाइज करते हैं. पहला और दूसरा रिवीजन मुश्किल होता है क्योंकि इट्स सिमिलर टू री रीडिंग. एक बार आपने पढ़ा है तो दूसरा और तीसरा रिवीजन पेनफुल होता है. उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, उसके बाद तो लोग ऐसे 4-4, 5-5 घंटे में पूरा अपना नोट्स पलट देते हैं. शॉर्ट नोट्स बन जाती है एकदम, वो दिमाग में होता है. जैसे जैसे चीजें आपको याद होती जाती हैं, आपका नोट्स छोटा होता जाता है, रिवीजन आसान होता जाता है. सो व्हेन आई से 6 रिवीजन, इट्स नॉट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ रिवीजन. ये तो बहुत कम है. आपको अभी ज्यादा लग रहा होगा 6 बार कोई कैसे रिवाइज करेगा, क्योंकि आप रिवीजन को अपने फर्स्ट और सेकंड रिवीजन से इक्वेट करते हो. फर्स्ट और सेकंड रिवीजन हमेशा पेनफुल होता है क्योंकि उस समय तक आपके इंफॉर्मेशन में उतना डेटा होता नहीं है, तो आपको ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है. लेकिन जैसे जैसे आप थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन में पहुंचते हैं, रिवीजन कम समय का हो जाता है, आसान हो जाता है. लेकिन उस समय तक आपको जाना होगा. जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि 6 रिवीजन के बाद आपका जो हिस्ट्री के ऊपर ग्रिप है वो मेंटेन हो जाएगा. आप इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे, आप इस चीज को बहुत हल्के में लेंगे. लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, अक्सर हम फेल्योर को, हार्ड वर्क को बहुत ज्यादा पैसिमिज्म के फॉर्म में देखते हैं. अरे मैं तो फेल हो गया, अरे मुझे तो याद नहीं हो रहा, अरे मेरा तो टॉपिक कवर नहीं हो रहा. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि मैं आपसे कहता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% श्योरिटी के साथ अगर मैं बोलूं कि चौथे अटेम्प्ट में होगा. चौथे अटेम्प्ट में होगा मतलब 3 अटेम्प्ट में आप फेल होंगे और चौथे अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन होगा. या मैं आपको बोलूं कि आपका तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा. चलो अभी एग्जांपल के तौर पे बच्चे पहले दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं. हम तैयारी भी पहले अटेम्प्ट के एम के साथ करते हैं कि हमारा पहले अटेम्प्ट में हो जाए. फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आप मान लो कि आपका जो मैं सिलेक्शन है वो कहता हूं चौथे अटेम्प्ट में होगा. अगर आपका सिलेक्शन चौथे अटेम्प्ट में होगा, मैं आपको इस बात की गारंटी दे दूं, तो आप 3 अटेम्प्ट लेने में क्या गैप लोगे? क्या मैं बोलूं कि अरे 1 साल अभी तुमने अटेम्प्ट दे दिया, तुम्हारा तैयारी थोड़ा कमजोर रहा होगा, 1 साल का गैप ले लो, फिर तुम अगले बार अटेम्प्ट लेना. आप बोलोगे अरे सर मेरा चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना है, मैं 3 अटेम्प्ट फटाफट करके फिनिश करूं ताकि चौथे में मेरा सिलेक्शन हो जाए. करोगे कि नहीं करोगे? आप जल्द से जल्द अपने 3 अटेम्प्ट फिनिश करोगे कि नहीं करोगे? कर दोगे ना, ताकि चौथे अटेम्प्ट में जो आपको सक्सेस मिलने वाली है वो जल्दी मिल जाए. इजंट इट लॉजिकल? Isn't it rational? तो अगर मैं कहता हूं कि 6 रिवीजन के बाद हिस्ट्री आपके ग्रिप में आ जाती है, तो 6 रिवीजन आपको जल्द से जल्द कर लेने चाहिए ना, ताकि आपके हिस्ट्री ग्रिप में आ जाए. तो जब आपको पता हो कि इतने समय के बाद कोई चीज आपको मिल जाने वाली है, तो आप उस प्रोसेस को स्पीडली कंप्लीट करते हैं. एंड बिलीव मी कि आपके मेंटर्स को, आपके टीचर्स को उस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है. दैट्स व्हाई दे कैन टेल यू कि भाई ये प्रोसेस है, इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करो और ग्रिप मेंटेन कर लो, ग्रिप मेंटेन कर लो. सो नाउ अभी हम लोगों ने बात करी, इतनी सब मुद्दों के ऊपर हमारी बातचीत हो गई. अब देखो, जब हम इतने मुद्दों के ऊपर बात कर रहे थे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज योर सिलेबस. और मैंने आपसे एक बात कही कि देखो सिलेबस को लेकर हल्के में मत रहना. जैसे कि बहुत ही स्पेसिफिक सी बात है कि आप सिलेबस को अपने सामने रख के पढ़ाई करो या ना करो, लेकिन वो व्यक्ति जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है वो सिलेबस को सामने रखकर ही क्वेश्चन पेपर बनाता है. आप बोलोगे सर ये तो हवाबाजी वाली बात हो गई, हमें कैसे पता कि वो सिलेबस रखकर सामने पेपर बनाते हैं या नहीं? तो चलो मैं आपको क्वेश्चन पेपर बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मेट बता देता हूं. जब भी कोई व्यक्ति, कोई प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर बनाता है तो उसके पास एक कॉन्फिडेंशियल लिफाफा आता है जिसमें 4 चीजें होती हैं: ब्लैंक शीट, इंस्ट्रक्शन लेटर,
पीवाईक्यूज और एक साल का सैंपल पेपर। ये चार चीजें होती हैं जो उस लिफाफे में होती हैं, और इन चारों चीजों को वो सामने रखकर आपका क्वेश्चन पेपर बनाता है। मतलब कि उसे आपका यूपीएससी का सिलेबस देखने के लिए गूगल नहीं करना पड़ता, वो सिलेबस उन्हें हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक सैंपल पेपर भी दे दिया जाता है, एक इंस्ट्रक्शन पेज होता है जहां पे बताया जाता है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने हैं, कितने मार्क्स के बनाने हैं, क्वेश्चन किस तरीके के होने चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन पेपर होता है और ब्लैंक शीट्स होती हैं जिसमें पेपर लिख के देना होता है। तो ये जनरल प्रोसीजर है किसी भी एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने का। मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाता है उसके पास उसके सामने आपका सिलेबस होता है, वो सिलेबस देखकर ही क्वेश्चन पेपर बनाता है। आपको नहीं पढ़ना सिलेबस देख के तो आप मत पढ़ो। आप बोलोगे अरे सर ये कैसे माने हम? भाई मैं साबित करूंगा, क्योंकि मैं हथियारों के साथ आया हूं। सिंपल सी बात है मैं सिलेबस दिखाता हूं। सिलेबस में एक कीवर्ड है मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। क्या वो लोग ऐसे कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हैं पेपर बनाते वक्त? अगर उन्होंने सिलेबस को सामने रखा होगा तो जरूर वो इस पर ध्यान देंगे। आप अगर पढ़ते वक्त इसे सामने नहीं रखोगे तो आपके ध्यान में ये नहीं होगा कि भाई मेरा सिलेबस तो प्लासी के बाद शुरू होता है और वहां पर मुझे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, उसके पहले का जो मामला है वो प्रीलिम्स का है, उसे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही मुझे कॉग्निजेंस में लेना है। आप उस चीज को ध्यान में नहीं दोगे, बट वो देंगे। और आप इसे पीवाईक्यूज क्यों नहीं देखते? आइए मैं आपको एक झलक मींस के पीवाईक्यूज की दिखाता हूं और तब आपको समझ में आ जाएगा। हम पीवाईक्यूज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं। जैसे ये 2024 का क्वेश्चन है कि व्हाट वर द मेन इवेंट्स। ओके, व्हाट वर द इवेंट्स, व्हाट वर द इवेंट्स। बहुत अच्छी बात है। व्हाट वर द इवेंट्स। क्या लग रहा है आपको? क्वेश्चन पेपर सामने रखा है कि नहीं रखा है? मैं आपसे कह रहा हूं वो आपके सिलेबस के कीवर्ड्स कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन बना देते हैं। आपको उसको सामने रख के नहीं पढ़ना, आप मत पढ़ो, लेकिन वो सामने रख के पेपर बनाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिलेबस आपके सामने हो, आपके आपके सिलेबस पर ज्यादा ग्रिप होगी। और आपको लग रहा है अरे सर क्या बात बाल की खाल निकाल रहे हो, आपको एक कीवर्ड क्या मिल गया फिर आप तो मतलब उसको हाइप ही करने लग गए हैं। एक कीवर्ड इवेंट, अरे क्या लिखेगा इंसान, क्वेश्चन बनाना है तो इवेंट ही लिख के तो पूछेगा। अच्छा, हो सकता है आई मे मिसअंडरस्टैंड, हो सकता है कि एक ऐसा हो गया हो, इट मे बी अ कोइंसिडेंट कि 2024 में उन्होंने इवेंट वर्ड यूज कर दिया और उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया सिलेबस में। वो पैसा बार बार तो नहीं करते होंगे। ठीक है, ठीक है, आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं, कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। आई मे मिसअंडरस्टैंड, आई मे मिसअंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। How far the Industrial Revolution in England was responsible for the decline of handicraft and cottage industries in India? ये एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, और इस टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ये उसी टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे बड़े आराम से कवर कर लोगे, सो वरी नॉट। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो एज फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज आप बड़े प्यार से बड़ा आराम से कवर कर लोगे। चलो 2023 के क्वेश्चन पे आओ। What were the differences between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? Education और nationalism में महात्मा गांधी और टैगोर के ओपिनियन, ओके, पर्सनालिटीज, पर्सनालिटीज क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। अच्छा चलो, लेकिन सर क्वेश्चन का कीवर्ड तो कॉपी पेस्ट नहीं किया है ना, जैसा आप कह रहे थे। अच्छा, हाउ डिड द colonial rule affect the tribes in India? What was the tribal response to the colonial oppression in India since the mid of the 18th century? अरे mid 18th century, mid 18th century, middle of 18th century, क्या समझ आ रहा है आपको? अभी भी लग रहा है उन्होंने क्वेश्चन पेपर सामने नहीं रखा हुआ है? अरे सर एक बार मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी लिख दिया तो आप तो पीछे ही पड़ गए, आप तो साबित करने पे लगे हुए हैं कि वो क्वेश्चन पेपर सामने रख के, वो सिलेबस सामने रख के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। अच्छा एक बार हो सकता है कोइंसिडेंट हो गया हो सकता है, आई मे कंसीडर इट, मान लेते हैं कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। Why was there a sudden spurt in famine in colonial India since mid 18th century? Since mid 18th century, फिर से कोइंसिडेंट हो गया, फिर से इट्स नॉट अ कोइंसिडेंट। अपने आप को इस चीज के लिए कन्विंस कर लो, जस्ट कन्विंस योर सेल्फ फॉर दिस थिंग।
I'm not giving a very general advice to you. It's not a generic advice. It's a rigid advice. सिलेबस देख के पढ़ना शुरू कर दो, वो सिलेबस देख के पेपर बना रहे हैं, और ये बात अभी समझ आ जाए तो बेहतर है, बाद में समझ आएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन है देखो कि यूरोपियन आर्मी में भी इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन आर्मी में भी इंडियन सोल्जर्स थे, वो क्यों जीते, हम क्यों हारे। ये क्वेश्चन आपका कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल पे है। ये क्वेश्चन देखो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पर है। ये क्वेश्चन मॉडरेट्स के ऊपर है, और ये क्वेश्चन महात्मा गांधी। याद रखना, महात्मा गांधी उनका फेवरेट टॉपिक है। आप महात्मा गांधी को पसंद करते हो ना पसंद करते हो, इट्स योर ओन विल, लेकिन यूपीएससी महात्मा गांधी को पसंद करती है और वो महात्मा गांधी को इग्नोर नहीं करते। इट्स बेटर फॉर यू नॉट टू इग्नोर महात्मा गांधी एज वेल। महात्मा गांधी को बहुत तमीज से पढ़ो। एक बार उन्होंने गांधी और टैगोर को कंपेयर कर लिया, एक क्वेश्चन आ गया। ये महात्मा गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जब हम एनसीएम सीडीएम क्यूआईएम पढ़ते हैं तो तीनों में पढ़ते हैं, वहां पे कंपैरिजन करने को इन्होंने दे दिया, तो ये कंपैरिजन आपने यहां पे समझ लिया। अभी देखो आगे क्वेश्चन देखो। ये है लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज, अगेन पर्सनालिटीज। यहां पे है 1920s के नेशनल मूवमेंट में कौन सी नई आइडियोलॉजीज निकल कर आती हैं। ये एक अलग टॉपिक बनता है, इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज और न्यू फोर्सेस इन 1920s। तो 1920s में जो नए फोर्सेस का इमर्जेंस होता है, ये क्वेश्चन उसके ऊपर है। नाउ 1857 की अपराइजिंग, ये क्वेश्चन है। 19th सेंचुरी में इंडियन रेनेसा, नेशनल आइडेंटिटी के बीच का लिंकेज बताइए। कई सारी वॉइसेस गांधीयन फेज में निकल के आई। चलो स्टेजेस पूछा है, स्टेजेस को मैंने कहा था ना फेजेस के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो गांधीयन फेज पे क्वेश्चन है। कैसे 1940s के बाद अंग्रेजों ने इंडिया के ट्रांसफर ऑफ पावर को कॉम्प्लिकेटेड बनाया, ये क्वेश्चन वहां से पूछा जा रहा है। अगेन थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी, अगेन महात्मा गांधी तीसरी बार। आप देख रहे हो अभी हमने 10 साल क्रॉस नहीं किया है और 3 बार क्वेश्चन तो महात्मा गांधी पे आ चुका है। हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया, ओके मिड 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी। वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आपका सिलेबस, समझ आ रही है बात की नहीं, वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आपका सिलेबस। मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बेस्टेड विद द स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। कैसे उस समय फ्रेगमेंटेड पॉलिटी का नेगेटिव इंपैक्ट था जिसने पूरी इंडिया को अपनी चपेट में ले रखा था। ठीक है, अगेन मॉडरेट्स क्यों फेल कर गए, फिर ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री क्यों डिक्लाइन कर गई। दूसरी बार क्वेश्चन है उस टॉपिक से जो 2024 में पूछा गया था। विमेन क्वेश्चन, विमेन के ऊपर पहली बार क्वेश्चन, और यहां पे न्यू ऑब्जेक्टिव, अगेन इमर्जेंस ऑफ न्यू फोर्सेस इन 1920 से क्वेश्चन। गिनती के टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेंस में मैं आपको बता रहा हूं गिनती के 7-8 टॉपिक हैं जिनसे यूपीएससी बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछती है, और आपको अगर उसका आइडिया है पीवाईक्यूज देख के आप समझ जाओगे। 1857 पे दूसरी बार क्वेश्चन है, रोल ऑफ वुमेन पे दूसरी बार क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, अगेन कंपैरिजन, बोस और टैगोर, बोस और गांधी, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर देखो महात्मा गांधी के बिना इंडिया इंडिपेंडेंस कैसा होता, ये बाउंसर क्वेश्चन था, ये बाउंसर क्वेश्चन था, लेकिन इमर्जेंस ऑफ न्यू फोर्सेस 1920s का क्वेश्चन है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो यू कैन सी कि कुछ गिनती के टॉपिक्स हैं। क्यों ज्यादातर एम्पायर शेकिंग बैटल्स पानीपत में हुई, पानीपत में ही ज्यादातर एम्पायर शेकिंग बैटल्स क्यों हुई। और यहां पे हम देखते हैं कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, तीसरी बार क्वेश्चन है पिछले, और अगेन ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी। कोइंसिडेंट नहीं है ये, अब तो मान जाओ, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंट। वो सिलेबस सामने रख के पेपर बनाते हैं, कन्विंस योरसेल्फ अबाउट इट। और आप हर सब्जेक्ट को सिलेबस सामने रख के पढ़ो एज फार एज द मेंस इज कंसर्न। प्रीलिम्स का नहीं पता होता क्योंकि प्रीलिम्स में सिलेबस डिफाइंड नहीं है, तो वहां पे क्वेश्चंस बहुत ही वाइड एरिया से आते हैं और वो कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं तो उनका दायरा लिमिटेड है, और उनका दायरा आपके यहां सिलेबस में छिपा हुआ है। सिलेबस को एक्सप्लोर करो, अपने टॉपिक्स को निकालो और पढ़ लो। नेवल म्यूटिनी कैसे लास्ट ईयर इन द ब्रिटिश कॉफिन साबित हुई, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन रहा। देन देखो कैसे विमेन, इंडियन विमेन, तीसरी बार विमेन के ऊपर क्वेश्चन, कई सारे फॉरेनर्स, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। डलहौजी, अगेन पर्सनैलिटीज। तो मैंने केवल आपको 8-9 सालों का पेपर एनालाइज किया है, और इन 8-9 सालों के पेपर को एनालाइज करने के बाद आप कुछ टॉपिक्स एकदम क्रक्स में निकाल सकते हो कि भाई देखो मीन्स में क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, और यही वो एरिया है जहां से मीन्स में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैं एकदम स्पेसिफाई कर देता हूं, गांधी, आपको अच्छे लगे बुरे लगे, लेकिन गांधी से क्वेश्चन आएंगे और आ रहे हैं। 5 बार पूछे जा चुके हैं पिछले 10 साल में गांधी के ऊपर क्वेश्चन।
न्यू ट्रेंड क्या है? व्हाट इज द न्यू ट्रेंड? न्यू ट्रेंड है कंपैरिजन। व्हाट इज द न्यू ट्रेंड? न्यू ट्रेंड इज कंपैरिजन। गांधी बोस, गांधी टैगोर, ये कंपैरिजन है। गांधी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, मॉडरेट्स। मॉडरेट्स से वो कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तीसरा, विमेन। विमेन से वो कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। चौथा, 1857 रिवोल्ट। पांचवा, इमर्जेंस ऑफ न्यू फोर्सेस। इमर्जेंस ऑफ न्यू फोर्सेस। छठा, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। पूरा पेपर एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने चाहे जितनी उछल कूद मचाई हो, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस, कुछ बिखराव है, कुछ यहां वहां भटक के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑफ कोर्स पूछे जाएंगे। लेकिन जो हम करते हैं ना, हम कहते हैं एनालिसिस। यूपीएससी इज अबाउट एनालिसिस। सो एनालिसिस दैट वी टॉक अबाउट इज दिस एनालिसिस। जब आप मेंस का सिलेबस एनालाइज करते हो और मेंस का पीवाईक्यू एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कहां से बनता है और क्वेश्चन के बनने का नेचर क्या है। देन यू आर बेटर प्रिपेयर्ड। तब आप ज्यादा तैयार होते हैं, और ये वो तैयारी है जो मैं चाहता हूं कि आप करके रखें। By the means of Sambhav series, we'll try to tackle topics in a way that you could answer all these questions that has been asked here. And be damn sure you will be able to counter these questions. You'll be able to respond these questions. Just need to be with this series. You just need to be punctual about the topics and try to inculcate more and more content. ठीक है, मेहनत से पढ़ोगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे। Believe me, history will be the smoothest subject you have ever read. Smoothest one. ठीक है। Now you need to understand a bit more things here. तो ये मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया। So what you got? आपने इतनी सारी बातें समझ ली। मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री क्या है, मैंने उसकी डेफिनेशन बता दी। मैंने हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं बता दिया। मैंने सिलेबस प्रीलिम्स का और मेंस का बता दिया। मैंने ट्रेंड एनालिसिस बता दिया। मैंने आपको पीवाईक्यूज बता दिए। पीवाईक्यूज में आपके सिलेबस की इंपॉर्टेंस बता दी और उसका पूरा एक एनालिसिस करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने प्रेजेंट कर दिए जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इसे कहा जाता है ओरिएंटेशन। इन ओरिएंटेशन आप सब्जेक्ट को समझते हैं, और भरोसा करिए कि सब्जेक्ट को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि उसे पढ़ना। एंड इट इज फार बेटर टू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट बिफोर गोइंग थ्रू दिस सब्जेक्ट। आप भरोसा करिए कि आपके किसी भी टॉपिक को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप इस क्लास में समझें कि क्या बातें एग्जैक्टली आपके तैयारी को जरूरी बनाती हैं। ठीक है, तो ये जब आपने समझ लिया, नाउ इट्स टाइम टू हैव अ ग्रैंड ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट। इट इज लाइक कि आपको आपका पूरा सब्जेक्ट पता होना चाहिए। यू मस्ट नो योर सब्जेक्ट, यू मस्ट नो योर सब्जेक्ट। तो आइए, हमने ये सब कुछ कवर कर लिया है। हमने सिलेबस देख लिया, ट्रेंड एनालिसिस देख लिया, गाइडलाइंस एंड अप्रोचेस देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ग्लिम्स देख ली। नाउ वी आर इन द फाइनल फेज ऑफ आवर टॉपिक एंड दैट इज ग्रैंड ओवरव्यू। वी नीड टू टेक अ ग्रैंड ओवरव्यू। तो आइए इस ग्रैंड ओवरव्यू के ऊपर बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ग्रैंड ओवरव्यू। मॉडर्न हिस्ट्री ग्रैंड ओवरव्यू। Modern history grand overview. When I say modern history grand overview, what do I mean? I just wanted you to look at this subject. आप इसे पहले ईगल आई व्यू कहा जाता था, बर्ड आई व्यू कहा जाता था। मॉडर्न सेंस में आप इसे ड्रोन आई व्यू कह सकते हैं। इट इज लाइक कि कोई चीज जो बहुत बड़ी हो वो आपको नजदीक जाने पर पूरी नहीं दिखेगी। अगर आपको उसको पूरा देखना है तो आप इसे दूर से जाके देखिए। लाइक हिमालयाज, 3 माउंटेन रेंजेस,
आप इसे नजदीक जाके देखेंगे तो आप एक छोटी सी हिल ही तो देख पाएंगे। पूरा हिमालयाज देखना है तो आप थोड़ा हाइट पर जाइए प्लेन में, और वहां से देखिए तो आपको सारी माउंटेन रेंजेस दिखेंगी ना। तो अगर आपको पूरी चीज एक बार में देखनी है तो आपको हाइट पर जाना पड़ता है, और तब आपको वो सारी चीजें दिखती हैं। इसके पहले कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की जाए इन दिस संभव सीरीज, आपको एक ग्रैंड ओवरव्यू रिक्वायर्ड है जहां पर आप पूरे सब्जेक्ट को देखें इन वन गो। अगर आप इस पूरे सब्जेक्ट को इन वन गो देखना चाहते हैं तो आप इस पूरे सब्जेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करिए। जस्ट डिवाइड इट इनटू टू, और इसे यहां पर एक डिवाइडिंग लाइन लीजिए। हम ये मानते हैं कि यूरोपियंस यहां पर 1498 में आते हैं अंकल वास्को डी गामा के साथ। 1498 में अंकल वास्को डी गामा आए हमारे यहां, और उसके बाद एक एक करके कई सारे यूरोपियंस आए, और वो हमारे यहां से 1947 में गए। विशेष रूप से अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिशर्स। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री अंग्रेजों का इंडिया में आना और अंग्रेजों का इंडिया से जाना। दिस इज द ओनली स्टोरी वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। तो क्या है ये कहानी? ये कहानी है अंग्रेजों के यहां आने की और फिर अंग्रेजों के यहां से जाने की। दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी। अब चूंकि यूरोपियंस यहां पर आए तो उसमें ब्रिटिश पार्ट थे, मतलब सबसे पहले पोर्चुगीज आते हैं, डच आते हैं, फ्रेंच आते हैं, तो सभी लोग आते हैं। ठीक है, आते तो सभी लोग हैं, लेकिन अब भी मान के ये चलो कि ये कहानी जो है ना, इसमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में आते हैं। ब्रिटिश केम टू इंडिया, सो आप इसे लिखो अराइवल ऑफ ब्रिटिश। यू कैन मेंशन इट लाइक अराइवल ऑफ ब्रिटिश, और आप इसे लिख सकते हो डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। अंग्रेजों का यहां से जाना, डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। सो अराइवल ऑफ ब्रिटिश एंड डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। अभी जो डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश है इसमें सबसे सिग्निफिकेंट डिवाइडिंग लाइन क्या है? दिस इज द डिवाइडिंग लाइन, और मैं इसे कहूंगा 1857। मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइडिंग लाइन क्या बनी? 1857, क्योंकि यहां पर हुआ एक रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के बाद बहुत कुछ बदल गया। अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड आफ्टर दिस रिवोल्ट। अब देखो, इसके पहले की कहानी अलग है, इसके बाद की कहानी अलग है। मॉडर्न हिस्ट्री को आप एक मूवी की तरह लो, या आई विल से कि एक वेब सीरीज की तरह लो। तो जैसे वेब सीरीज में मल्टीपल सीजन्स होते हैं, वैसे ही आप मान के चलो कि ये मॉडर्न हिस्ट्री एक वेब सीरीज है, और इस वेब सीरीज में दो सीजन्स हैं, एक है सीजन 1 और दूसरा है सीजन 2। तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर एक वेब सीरीज है तो हम यहां पर बात कर रहे हैं सीजन 1 की। और जैसे कि हर सीजन का एक नाम होता है, तो हमें हर सीजन का एक नाम भी रखना होगा। सीजन 1 और सीजन 2, जैसे अभी एक मूवी आई थी ना, स्त्री 2, सरकटे का आतंक ना, तो स्त्री मूवी में सरकटे का आतंक ऐसे टाइटल दे देते हैं वो लोग। तो आपके सीजन 1 के लिए एक टाइटल रिक्वायर्ड है। वी नीड टू अंडरस्टैंड अ टाइटल। हमारे सीजन 1 का टाइटल क्या है? व्हाट इज द टाइटल फॉर आर सीजन 1? व्हाट इज द टाइटल फॉर आर सीजन 1? हमारे सीजन 1 का जो टाइटल है हम उसे डिटरमाइन करेंगे। हमारे सीजन 1 का जो टाइटल है हम उसे डिटरमाइन करेंगे, लेकिन सीजन 1 के टाइटल को डिटरमाइन करने से पहले आप उसके नेचर और कैरेक्टर को समझिए। आप लोगों ने वर्ल्ड कप का मैच देखा होगा, बिल्कुल देखा है। और वर्ल्ड कप का मैच कैसे खेला जाता है, आइए उस पर बात करते हैं। हाउ डू वी प्ले वर्ल्ड कप? सबसे पहले तो हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ते रहेंगे, छोड़ो क्या हमेशा हिस्ट्री हिस्ट्री। वर्ल्ड कप इट इज मोर इंपॉर्टेंट। यूपीएससी होता रहेगा, आईएएस आईपीएस लोग बनते रहेंगे। वी मस्ट फोकस ऑन वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप कैसे होता है आइए मैं आपको बताता हूं। वर्ल्ड कप में देखो क्या होता है, दो टीम्स डिवाइड की जाती हैं, दो ग्रुप्स, टीम ए टीम बी। टीम ए वाले पहले आपस में मैच खेलेंगे और फिर टीम बी वाले आपस में मैच खेलेंगे।
टीम ए और टीम बी पहले आपस में मैच खेल लेंगे। इट इज लाइक कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मैच खेल लिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मैच खेल लिया, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान ने मैच खेल लिया और न्यूजीलैंड स्कॉटलैंड ने मैच खेल लिया। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का खिलवा देते हैं क्योंकि फिर ज्यादा लोग मैच देखने आएंगे तो ज्यादा स्पॉन्सरशिप आ जाएगी ना। जिम्बाब्वे को साउथ अफ्रीका से खेलने को बोल देते हैं, वेस्ट इंडीज आयरलैंड से खेल लेगा, वेस्ट इंडीज यूएई से भी खेल लेगा। अभी देखो क्या हो रहा है कि टीम ए वाले आपस में मैच खेल रहे हैं और टीम बी वाले आपस में मैच खेल रहे हैं। ऐसे होता है ना कि टीम ए वाले पहले आपस में मैच खेलेंगे, फिर टीम बी वाले आपस में मैच खेलेंगे। फिर क्या होगा कि टीम ए में से 2 लोग जीत जाएंगे। मान लो टीम ए में से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जीत गए, टीम बी में से इंडिया जीत गया, पाकिस्तान को हरा देते हैं, इसको नहीं ले चलते हैं, साउथ अफ्रीका को जिता देते हैं। ठीक है, अब टीम ए और टीम बी वाले आपस में मैच खेलेंगे। अब यहां पर इन दोनों का आपस में मैच होगा, टीम ए का और टीम बी का सेमीफाइनल होगा और फिर फाइनल होगा। ऐसे ही होता है ना वर्ल्ड कप का मैच। दिस इज हाउ वी प्ले वर्ल्ड कप। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि वर्ल्ड कप का मैच कैसे होता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि वर्ल्ड कप का मैच कैसे होता है, कैसे होता है वर्ल्ड कप का मैच, अगर मॉडर्न हिस्ट्री को आप समझना चाहते हो तो ये भी एक वर्ल्ड कप के मैच की तरह है। अगर ये वर्ल्ड कप के मैच की तरह है तो सर यहां पर भी 2 टीम्स होंगी। बिल्कुल, यहां पर 2 टीम्स हैं और यहां पर 2 टीम्स कौन सी हैं? व्हाट आर दीज 2 टीम्स अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? ये 2 टीम्स कौन सी हैं? इसमें है एक टीम ए, यहां पर है टीम ए और यहां पर है टीम बी। टीम ए जो है उसे आप नाम दोगे यूरोपियन पावर। टीम ए का नाम है यूरोपियन पावर और टीम बी का क्या नाम है? टीम बी का नाम है इंडियन पावर्स। अब देखो टीम ए में पहले कई सारे प्लेयर्स हैं। टीम ए में कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो देखो पोर्चुगीज हैं, पोर्चुगीज हैं, पोर्चुगीज के बाद डच हैं, डच के बाद इंग्लिश हैं, इंग्लिश के बाद डेन्स हैं, डेन्स के बाद फ्रेंच हैं। ये सब देखो टीम ए के प्लेयर्स हैं, टीम ए के प्लेयर्स हैं, ये लोग बाहर के लोग हैं। दीज आर द आउटसाइडर्स। टीम बी में इंडियन पावर्स हैं, तो इसमें कौन कौन है? सबसे पहले तो देखो इसमें बंगाल है, इसमें मैसूर है, इसमें मराठा हैं, इसमें सिख हैं, इसमें अवध है, इसमें हैदराबाद है, इसमें कर्नाटक है, इसमें राजपूत हैं, इसमें जाट हैं, इसमें रोहिल्लाज हैं, इसमें रोहिल्लाज हैं। समझ आया? तो यूरोपियन पावर्स में कई सारे स्टेट्स हैं और इंडियन पावर्स में कई सारे स्टेट्स हैं। अब यूरोपियन पावर्स पहले आपस में मैच खेलेंगे। अब यहां पे देखो पोर्चुगीज और डच आपस में मैच खेल रहे हैं, पोर्चुगीज और इंग्लिश आपस में मैच खेल रहे हैं, डच और इंग्लिश आपस में मैच खेल रहे हैं, इंग्लिश और डेन्स आपस में मैच खेल रहे हैं, इंग्लिश और फ्रेंच आपस में मैच खेल रहे हैं। ठीक है। अब ये लोग डेन्स और फ्रेंच आपस में मैच खेल रहे हैं, मतलब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। अब देखो बंगाल और मराठा आपस में लड़ रहे हैं, मैसूर मराठा आपस में लड़ रहे हैं, यहां पर सिख और राजपूत आपस में लड़ रहे हैं, सिख और जाट आपस में लड़ रहे हैं, रोहिल्लास के साथ कन्फ्रंटेशन है, हैदराबाद मैसूर के साथ लड़ रहा है, मराठास के साथ भी लड़ रहा है, अवध जो है वो बंगाल के साथ लड़ रहा है। इट इज लाइक कि सारे नेटिव पावर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो टीम ए वाले आपस में मैच खेल रहे हैं, टीम बी वाले आपस में मैच खेल रहे हैं। टीम ए वाले जो आपस में मैच खेल रहे हैं इसमें जीतेगा कौन बताओ? टीम ए में कौन जीतेगा?
हम सभी को पता है कि टीम ए में जीतेंगे अंग्रेज, और टीम बी में कौन जीतेगा? टीम बी में 4 होंगे जो पावरफुल होके इमर्ज होकर आएंगे, बाकी सब बेचारे सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। एक होगा बंगाल, एक होगा मैसूर, एक होंगे मराठास और एक होंगे सिख। मैंने इन्हें उसी क्रोनोलॉजी में सेट किया हुआ है। ठीक है, अब देखो टीम ए में अंग्रेज जो हैं वो विक्टोरियस हुए, और टीम बी में 4 नेटिव पावर्स हैं जो पावरफुल हैं, यानी कि बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख। अब जो है वो टीम ए का टीम बी के साथ हम मैच कराएंगे। अब टीम ए यानी कि इंग्लिश और बंगाल लड़ेंगे, इंग्लिश और मैसूर लड़ेंगे, इंग्लिश और मराठा लड़ेंगे, इंग्लिश और सिख लड़ेंगे। अब ये आपस में मैच खेलेंगे, और हमें पता है चूंकि हिस्ट्री हम लोग जानते हैं तो स्पॉइलर हमारे पास पहले से है, जीतेगा कौन? वी ऑल नो कि इस पूरी लड़ाई में बंगाल हार जाएगा, मैसूर हार जाएगा, मराठा हार जाएंगे, सिख हार जाएंगे, तो जीतेगा कौन? जीतेंगे अंग्रेज, यानी कि एक आउटसाइडर पावर। तो एक आउटसाइडर पावर अंग्रेज जीत जाएंगे, मतलब यहां पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। इस फेज में इंडिया के ऊपर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। इंग्लिश, तो ब्रिटिश कैप्चर्ड इंडिया, ब्रिटिश कैप्चर्ड इंडिया, जिन्हें आप इंग्लिश भी बोल सकते हो, इंग्लैंड या ब्रिटिश, वट एवर यू विश टू कॉल, बोथ आर सेम, विद स्लाइट डिफरेंस, मैं नहीं जाते हैं उस पर। ठीक है, नाउ अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। अब देखो, मैंने कहा था, अब आपने समझ लिया हाउ ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड पावर इन इंडिया। पहले उन्होंने यूरोपियन पावर्स को हराया और फिर उन्होंने इंडिया की नेटिव पावर्स को हराया। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा कन्फ्रंट किसने किया था? फ्रेंच ने, और वो 3 कर्नाटिक वॉर्स में हारे थे। तो ये तो कहानी यहां बनती है, दिस इज द स्टोरी दैट इज फॉर्म्ड हियर। अब यहां पर हमें हमारे सीजन 1 का नाम मिलता है। हमारे सीजन 1 का नाम क्या है? हमारे सीजन 1 का नाम है हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब। तो सीजन 1 का जो नाम है वो है हम होंगे कामयाब। तो सीजन 1 का नाम हम होंगे कामयाब क्यों है? सीजन 1 का क्या नाम है? हम होंगे कामयाब। Why it is named as हम होंगे कामयाब? क्योंकि यहां पर हर पावर को लगता है कि वो कामयाब होंगे। पोर्चुगीज को लगता है कि वो ही इंडिया रूल करेंगे, डच लोगों को लगता है कि उन्हीं का फ्लैग यहां पर फर्ल होगा, और अंग्रेजों को लगता है कि बस उनका तो पूरा दुनिया ही है, और फ्रांसीसियों को लगता है दुनिया किसी की हो, इंडिया उनका है। यहाँ पे मराठा, सिख, सबको यही लगता है कि इंडिया उन्हीं का होगा। तो यहां हर किसी को लगता है कि वो कामयाब होंगे, लेकिन कामयाब हुआ कौन? अंग्रेज। कामयाब अंग्रेज हुए। अंग्रेज कामयाब हुए, अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर अपनी पावर को मेंटेन किया, और वहां से इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑक्यूपाई भी किए। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम it became evident that they will not be very powerful. इंडिया में 1857 का रिवोल्ट हुआ, और 1857 के रिवोल्ट ने ये बहुत ही प्रैक्टिकली विजुअलाइज करवा दिया दैट दे आर नॉट मच पावरफुल इन इंडिया, और अब जरूरत है कि कुछ चेंजेस हों। 1857 के रिवोल्ट के बाद कहानी बदल गई और शुरू हुआ सीजन 2। सीजन 2 का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम फॉर द सीजन 2? सीजन 2 का नाम है तुमसे ना हो पाएगा। सीजन 2 का नाम है तुमसे ना हो पाएगा। वाई वी कॉल सीजन 2 एज तुमसे ना हो पाएगा? इसका एक कारण है, आइए समझते हैं सीजन 2 का नेचर और कैरेक्टर। सीजन 2 का नाम है तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। वाई इट इज नेम्ड एज तुमसे ना हो पाएगा? क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के पहले की जो सिनेरियो था, जो सिचुएशन थी, उसमें क्या था? यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कन्फ्रंट कौन कर रहे थे? नेटिव रूलर्स, नेटिव स्टेट्स। इनके बीच की लड़ाई है सीजन 1 में। लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि तुमसे ना हो पाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि तुमसे ना हो पाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब क्राउन से है, यानी कि ताज। और यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल शुरू हो जाता है।
तो सीजन 2 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ले लेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी को छीन लिया गया। द अथॉरिटी वाज स्नैच्ड अवे। ठीक है, नाउ नेटिव स्टेट्स एक एक करके सीजन 1 में हार गए, और जब वो सीजन 1 में एक एक करके हार गए और सीजन 2 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि एक और पावरफुल दुश्मन पैदा हुआ, तब यहां पर जो आम जनता थी उन्होंने नेटिव स्टेट्स को बोला कि तुमसे ना हो पाएगा। उन्होंने बोला भाई साहब तुमसे नहीं हो पाएगा, और ये किसने बोला? कॉमन मैन ने। तो वो लड़ाई जो सीजन 1 में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नेटिव स्टेट्स थी, वो सीजन 2 में ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्सेस कॉमन मैन हो गई, और यहीं पर शुरू हुआ हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये बिगिनिंग है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट की। यही है पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, और इसे हम कहेंगे ग्रैंड ओवरव्यू और बर्ड ओवरव्यू, बर्ड आई ओवरव्यू, या फिर आई विल से ड्रोन ओवरव्यू। जब आप पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको मिलेगा बस यही, अंग्रेजों का आना और अंग्रेजों का जाना। और ब्रिटिश हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं इंडिया में तो हम इसे ही पढ़ते हैं, हाउ ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, हाउ दे डिपार्टेड फ्रॉम इंडिया। This is the only thing we need to study, and this is what we are going to study with the help of spectrum. तो ये तो पूरा मामला मैंने आज आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगले सेशन से जो हमारी शुरुआत होगी वो कहां से होगी, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो लेट मी टेल यू, ये आपका स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में ये है यूनिट 1। यूनिट 1 में जो पहला चैप्टर है दैट इज सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और दूसरा है मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आई एम नॉट गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर, मैं यहां से शुरू नहीं करूंगा, एंड रीजन इज वेरी सिंपल। ये टॉपिक्स मेंस के पर्सपेक्टिव से, ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट उतने खास नहीं, और यहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आएंगे। ये बाकी के क्वेश्चंस को आंसर करने में थोड़ी मदद जरूर दे सकते हैं, दे कैन हेल्प यू ऑब्वियसली, बट इन टॉपिक्स से हम शुरुआत नहीं करेंगे। शुरुआत हम यूनिट 2 से करेंगे। इन टॉपिक्स को आप अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मत पढ़िएगा। आप इन दोनों टॉपिक्स को तब पढ़िएगा जब मैं आपको पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ा दूंगा। व्हेन आई विल फिनिश कंप्लीट मॉडर्न इंडिया, देन यू कैन स्टडी दीज 2 चैप्टर्स एट द एंड। सो वेयर टू आई गोइंग टू स्टार्ट, मैं कहां से शुरू करूंगा? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 3 एंड दैट विल बी यूनिट 2। तो मेरी जो पूरी बातचीत होने वाली है वो यूनिट 2 से शुरू होगी। तो हमारा जो स्पेक्ट्रम का पार्ट शुरू होने वाला है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 2 ओनली, और यूनिट 2 से जो हमारी ये बिगिनिंग होने वाली है, इसमें तीसरा चैप्टर बनेगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के साथ हमारी यहां पर शुरुआत होगी। हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन में चैप्टर नंबर 3 से। यही आपका टॉपिक होगा, यू मस्ट नो अबाउट इट, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। हम पोर्चुगीज के बारे में बात करेंगे, डच, इंग्लिश, फ्रेंच के बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत बात एडियंस के बारे में करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्यों अदर यूरोपियन पावर्स के कंपैरिजन में ब्रिटिश सक्सेसफुल रहे, और फिर हम अगला चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। हम इसे पढ़ेंगे, और फिर हम चैप्टर नंबर 5 पे जाएंगे, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। ये 3 चैप्टर्स यहां पर हैं, 3 चैप्टर्स हैं। और देखो फिर यहां पर आप देख पा रहे हो कि चैप्टर नंबर 6 जो है ये यूनिट 3 में चला जाएगा। तो हम यूनिट 2 के साथ स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 के साथ। यूनिट 2 चैप्टर नंबर 3, यहां से आपकी शुरुआत होने वाली है। दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यहीं से हमारी शुरुआत होने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की। नेक्स्ट सेशन का आप सभी लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि वहीं से आपका जो टॉपिक है वो शुरू होगा। इन दिस वे ओरिएंटेशन में जो कुछ मुझे बताना समझाना था मैंने समझा दिया है। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया, आपने समझा कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या सिलेबस की इंपॉर्टेंस है, क्या पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद आप इसे कैसे अप्रोच करने वाले हैं। इफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, देन वी मस्ट वेट फॉर द सेकंड लेक्चर, दैट विल बी चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम यूनिट 2, एंड दैट विल बी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो मिलते हैं उस सेशन में। जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, और इसी के साथ नेक्स्ट सेशन का इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच।